नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके ट्रिपल एससी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड की न्यायपालिका व उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मैंने उत्तराखंड की विधायिका को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, न्यायपालिका। ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्त मैं अपनी एक गलती सुधारना चाहता हूँ। जब मैंने आपको उत्तराखंड की कार्यपालिका पढ़ाई थी तो दोस्त उसमें मैंने तहसीलें पढ़ाई थी। तो मैंने उसमें बताया था कि आपको कि सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला चंपावत है। तो दोस्तों वो मिस्टेक हो गई थी, मेरे से गलती हो गई थी। तो सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला जो उत्तराखंड का है वो रुद्रप्रयाग है, ये याद रखना दोस्तों। ओनली 4 तहसीलें हैं, चंपावत में 5 हैं। सॉरी, ये गलती हो गई थी मेरे से, तो याद रखना। उत्तराखंड में जो सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला है वो रुद्रप्रयाग है, याद रखना, गढ़वाल में। ठीक है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका की बात करें तो दोस्त, न्यायपालिका के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। न्यायपालिका का कार्य न्याय दिलाना होता है दोस्त, न्याय करना होता है, और यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। मौलिक अधिकार जो दिए हुए हैं संविधान में हमें दोस्त, वो 6 दिए हुए हैं, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं कार्य न्यायपालिका को। न्यायपालिका के कार्य प्रणाली की बात करें तो दोस्त, जो सबसे ऊपर जो न्यायपालिका का पद होता है, जो सबसे ऊपर न्यायपालिका में आता है, वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। जो हमारा उच्चतम न्यायालय है दोस्तों वो दिल्ली में है, जिसका गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में जो दिया गया है दोस्तों, वो बंद वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के नीचे प्रत्येक राज्य में अपना उच्च न्यायालय आता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, उसके नीचे फैमिली कोर्ट आते हैं। ठीक है, ये याद रखना। उत्तराखंड की न्यायपालिका की बात करें तो दोस्त, उत्तराखंड की न्यायपालिका के अध्ययन के लिए हमें सबसे पहले उच्च न्यायालय का अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हम उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो नैनीताल में है। और इसके गठन की बात करें तो दोस्तों, इसके गठन के बारे में अनुच्छेद 214 में दिया हुआ है संविधान में। ठीक है, ये याद रखना, अनुच्छेद 214 में। और उच्च न्यायालय की गठन की बात करें तो दोस्त, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय का गठन हुआ वो उत्तराखंड के गठन के साथ 9 नवंबर 2000 को हुआ, ये याद रखना, 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को गठन होने के साथ ही ये देश का 20वां उच्च न्यायालय बना। ठीक है। क्रम कौन सा था दोस्त इसका 20वां था। और जो देश का, हमारे भारत का जो प्रथम उच्च न्यायालय है वो 3 है दोस्त। ठीक है, जिनकी स्थापना 1862 में की गई थी। उनके नामों की बातें करें तो दोस्त, एक मद्रास उच्च न्यायालय है, एक कलकत्ता उच्च न्यायालय है, और एक बॉम्बे उच्च न्यायालय है। ये याद रखना, भारत के जो प्रथम उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। और जो नैनीताल का स्थान है वो 20वां है। अब गठन के टाइम जो हमारे उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बात करें तो उस टाइम पे 7 न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों। न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी गठन के वक्त? 7 थी, ये याद रखना, मुख्य न्यायाधीश को मिला के। ठीक है। और जो वर्तमान में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो दोस्तों वो कितनी है? 11 है, ये भी याद रखना, मुख्य न्यायाधीश को मिला के। अभी वर्तमान में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है। जो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, वो अशोक अभयंकर देसाई थे, ये याद रखना, ए देसाई, अशोक अभयंकर देसाई थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो दोस्त, जो हमारे उत्तराखंड के भी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो रमेश रंगनाथन है। ये ये 10वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना, रमेश रंगनाथन। कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? 10वें क्रम के। ठीक है, ये भी याद रखना। और बात करें तो दोस्त, उच्च न्यायालय में एक पद और होता है, प्रथम रजिस्ट्रार का। प्रथम रजिस्ट्रार जो हमारे उत्तराखंड के थे वो GCM रावत थे। ठीक है, ये याद रखना, जो प्रथम रजिस्ट्रार थे उत्तराखंड के वो कौन थे? GCM रावत। और एक फैक्ट के रूप में याद रखना कि दोस्त, छोटा सा पॉइंट है, फैक्ट के रूप में याद रख लेना उसे, कि अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया था, ये याद रखना। त्वरित न्यायालयों का गठन की बात करें तो दोस्त, जो पहले से बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें जल्दी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का
गठन किया गया, त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कब एक साथ 45 त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया था, तो याद रखना अप्रैल 2001 में। ठीक है, तो चलिए, ये हमने न्यायालय के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। अब न्यायालय के भवन की बात करें तो उच्च न्यायालय के भवन की बात करें तो दोस्तों, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, जिस भवन में है, जो उसकी स्थिति की बात करें तो वो नैनीताल में, आपको सबको पता ही है उच्च न्यायालय नैनीताल में है, तो भवन भी नैनीताल में ही होगा। पर ये जो भवन का निर्माण किया था दोस्त, जो इसके वास्तुकार थे उनकी बात करते हैं। ठीक है, जो उच्च न्यायालय का जो भवन बनाया दोस्त, जो इसके वास्तुकार थे, निर्माणकर्ता, वो सर संटोनी मैकडोनल्ड थे। इन्होंने 1897 में इस भवन का निर्माण किया था। पहले ये भवन जो था दोस्त, वो तत्काल यूपी के गवर्नर का ग्रीष्मकालीन अवकाश था। ठीक है, ये जो भवन बनाया गया था सर संटोली मैकडोनल्ड के द्वारा, ये तत्कालीन यूपी के गवर्नर या कमिश्नर के ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन निवासी स्थान के लिए बनाया गया था। ठीक है, और जो इसकी शैली की बात करें तो दोस्तों, वो बर्मिंघम शैली में बनाया हुआ है। बर्मिंघम शैली एक यूरोपीय शैली है। ठीक है दोस्त, जो उच्च न्यायालय का जो भवन बनाया हुआ, बर्मिंघम शैली में बनाया हुआ है, ये याद रखना 1897 में सर संटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा, सॉरी। अब उच्च न्यायालय के भवन को देखें तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। ठीक है, ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उच्च न्यायालय के भवन को, ये है पूरा इसका पिक्चर। तो ये है हमारा नैनीताल का उच्च न्यायालय का भवन ही। ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए ऊपर जाते हैं, फिर वहीं पे बात करते हैं। तो हमने उच्च न्यायालय के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली। ठीक है, अब बात करते हैं लोकायुक्त की। एक पद लोकायुक्त का हाल ही में सृजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, लोकायुक्त जिसे केंद्र में लोकपाल के नाम से जाना जाता है, और लोकायुक्त इसमें एक फेमस आंदोलनकारी भी आए थे, जो थे बीच में, नाम था उनका अन्ना हजारे, इसी से संबंधित थे। और ठीक है, लोकायुक्त लोकपाल से संबंधित, उन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, अन्ना हजारे ने, किसमें, लोकायुक्त के गठन में। ठीक है, लोकायुक्त के कार्य की बात करें तो दोस्तों, इसका कार्य होता है भ्रष्टाचार के मामलों को देखना। ठीक है, इसके अंदर स- सब महत्वपूर्ण पद आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री से लेकर छोटे से छोटे पद, सब लोकायुक्त के अंदर आते हैं। मतलब लोकायुक्त किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर सब आते हैं, ये याद रखना। लोकायुक्त की उत्तराखंड में गठन की बात करें तो 1 नवंबर 2001 को पारित किया गया था लोकायुक्त। ठीक है, राज्यों में से लोकायुक्त कहा जाता है, और केंद्र में लोकपाल, ही याद रखना। जो लोकपाल जो देन है दोस्त, ये स्वीडन की देन है। ठीक है, 1809 में स्वीडन में इसका पद पहले सृजित किया गया था, ये याद रखना, 1809 स्वीडन इसकी देन है, स्वीडन की देन है लोकायुक्त। ठीक है, जो लोकायुक्त है वो 3 विंग में कार्य करता है, मतलब इसके 3 भागों में कार्य करता है लोकायुक्त, ये भी याद रखना। और लोकायुक्त के जो अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकाल की बात करें तो दोस्त, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, या 70 वर्ष। ठीक है, मतलब 5 वर्ष या 70 वर्ष में भी जो भी पहले हो जाए, वो उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़े विधिवेत्ता को नियुक्त किया जाता है लोकायुक्त के पद पर। वर्तमान में उत्तराखंड के लोकायुक्त के अध्यक्ष की बात करें तो वो पद अभी खाली है। ठीक है, रिक्त है दोस्त, अभी कोई लोकायुक्त का पद नहीं है उत्तराखंड में। इसके बारे में बहुत बहस चल रही है कि आप क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं लोकायुक्त को। ठीक है, तो ये बात की बातें हैं। और जो लोकायुक्त है दोस्तों, वो 6 सदस्य होते हैं उसके टोटल। और इसकी लोगों की बात करें तो इसका लोगो जो बनाया था दोस्तों, वो प्रशांत मिश्रा जी ने बनाया था, जो इलाहाबाद के थे, याद रखना, प्रशांत मिश्रा लोगो लोकायुक्त का। ठीक है, प्रशांत मिश्रा ने बनाया था, पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाल में बहुत चर्चा में रहा हुआ है, क्योंकि हाल ही में इसका लोगो नियुक्त किया गया है ना। ठीक है, प्रशांत मिश्रा ने बनाया था इसका लोगो। अब इसकी लोगों को देखें तो दोस्तों, ये है इसका लोगो, लोकायुक्त का दोस्त लोगो ये है, लोकपाल, जिसे केंद्र में लोकपाल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, इसके लोगों की बात करें तो दोस्त, इसमें 3 मानव हैं, मनुष्य हैं, ये देखो। ठीक है, और नीचे से एक कानून की किताब रखी हुई है। ठीक है, और पीछे से अशोक का चक्र बनाया हुआ है, ये है लोकायुक्त। किसे बनाया, आपको पता होगा ये किसने बनाया, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, प्रशांत मिश्रा ने बनाया है इसे, इलाहाबाद के तो लोकायुक्त के बारे में बातें कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के स्थानीय स्वशासन की बात। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को हम 2 भागों में पढ़ेंगे उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, एक पंचायती राज प्रणाली में पढ़ेंगे,
और दूसरा एक नगर निकाय प्रणाली में पढ़ेंगे। ये याद रखना, पंचायती राज और नगर निकाय 2 भागों में पढ़ेंगे हम स्थानीय स्वशासन को, ठीक है। तो बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली की संविधान में बात करें तो दोस्त इसके बारे में अनुच्छेद 243 में दिया गया है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, ये याद रखना। इसमें पंचायतों के बारे में दिया गया है और नगर पालिकाओं के बारे में, जो नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है वो भी अनुच्छेद 243 में ही दिया गया है, पर वो 243 पी से लेकर दिया गया है 243 जेड, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलो पंचायती राज प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली को हम उत्तराखंड में 3 भागों में पढ़ेंगे दोस्त। फर्स्ट जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। और पंचायती राज प्रणाली को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्त, बेसिक जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। तो दोस्त इसमें बात करें मार्च 2008 में, तो दोस्त मार्च 2008 में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, याद रखना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ARO में भी पूछा गया था और यूके SSS ने भी पूछा है इसे, ठीक है दोस्त। ये पूछा है कि महिलाओं के जो पंचायतों में है, महिलाओं के लिए आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% कब किया गया, याद रखना 2008 में, ठीक है। और महिलाओं को सबसे पहले 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन है दोस्तों, वो बिहार है, ये भी याद रखना, ठीक है। डी पूछ सकता है कभी, तो बिहार है, ये भी याद रखना। और जो पंचायतों के बारे में हमारे मौलिक सॉरी पंचायतों के बारे में नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका जिक्र किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के बारे में भी डिस्कस किया गया हुआ, यह भी याद रखना, ठीक है। और जो पंचायतों के बारे में जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, जिनमें इनके बारे में पूरा उपबंध दिए हुए हैं, वो अनुच्छेद 243 है, याद रखना। पर इसके बारे में खाली डिस्कस किया गया है अनुच्छेद 40 में, ये भी याद रखना, ठीक है। और पंचायतों के गठन की बात करें तो दोस्त 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनका गठन किया गया, याद रखना। 73वें संविधान संशोधन, एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, पंचायतों के लिए, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई नगर पालिकाओं के लिए, ये भी याद रखना, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में आप बहुत अच्छे तरह पढ़ाऊँगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो पंचायती राज प्रणाली में है दोस्तों टोटल 29 विषय है, यह भी याद रखना। और पंचायती राज जो दिवस बनाया जाता है, पंचायती राज दिवस बनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है दोस्त, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से इन्हें कानून के रूप में लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं प्रथम पंचायती राज प्रणाली का गठन की बात करें तो दोस्त इसका गठन प्रथम जो गठन किया गया इनका 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था नागौर में। नागौर एक राजस्थान का जिला है, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की थी, प्रथम स्थापना, ये याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों की। सर्वप्रथम जिला पंचायत की बात करें तो दोस्त ये पंचायती राज प्रणाली का शीर्ष निकाय है, याद रखना, शीर्ष निकाय। और क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निकाय और ग्राम पंचायत निम्न स्तरीय निकाय, याद रखना। जो जिला पंचायत का जो प्रधान होता है जो दोस्त, वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिसे अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है। इसे अप्रत्यक्ष रीति से इसलिए चुना जाता है दोस्त, आप देखते होंगे अब जब चुनाव होते हैं तो जिला पंचायत सदस्य के रूप में बहुत से लोग वोट मांगने आते हैं, तो आप देते होंगे वोट, तो आप अपने में से एक जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। तो दोस्तों वो जो जिला पंचायत सदस्य है वो अपनों में से एक अपना अध्यक्ष चुनता है, ठीक है। तो जो अध्यक्ष को है आप डायरेक्ट रूप से नहीं चुनते हैं, इसे अपने कैंडिडेट के थ्रू चुनते हैं। तो दोस्त इसलिए ये अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है, ठीक है। और इसे चुनता कौन है दोस्त, ये आपने बता दिया मैंने आपको, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। और जो जिला पंचायत है दोस्त, यह अपने में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है अपने सदस्यों में से, याद रखना। वर्तमान में जिला पंचायतों की बात करें तो 13 जिले हैं, तो 13 जिला पंचायत भी होंगी, ये भी याद रखना, ठीक है। ये हुई जिला पंचायत के बारे में बातें। आप करते हैं बातें क्षेत्र पंचायत के बारे में। ये मध्य स्तरीय निकाय है, मैंने आपको बता दिया है। और जो इसका प्रमुख है वो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं जिसे हम, वो भी अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस होती है, क्योंकि हम BTC मेंबर को चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनते हैं, वो अपने में से अध्यक्ष को चुनता है, मतलब हम अध्यक्ष को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम अपने कैंडिडेट के थ्रू चुनते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो जो इसका प्रमुख होता है मैंने बता दिया है, ब्लॉक प्रमुख होता है। और चुनाव कौन करता है इसका,
इसे चुनता कौन है? क्षेत्रीय पंचायत सदस्य चुनता है, जिसे हम चुनते हैं 18 वर्ष या उससे अधिक वाले मतदाता। ठीक है, याद रखना, वयस्क मताधिकार द्वारा चुनते हैं। और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 20 व अधिकतम 40 हो सकती है। ये एक उपबंध दिया गया है कि क्षेत्र पंचायत में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होंगे वो कम से कम 20, इससे कम नहीं होंगे, और जो अधिक से अधिक होंगे 40, इससे अधिक भी नहीं होंगे। ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वो BDO होता है, ये भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड में ब्लॉकों की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं। ठीक है, और सर्वाधिक ब्लॉकों वाला जो ज़िला है वो पौड़ी है, जिसमें 15 ब्लॉक है। और सबसे कम ब्लॉक वाला ज़िले 2 हैं, एक रुद्रप्रयाग एक बागेश्वर। 3-3 ब्लॉक है दोनों में। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, पूछ लिए जाते हैं फैक्ट वाइज का भी। ठीक है, अब ग्राम पंचायत की बात करें तो दोस्तों ये निचले स्तर की निकाय होती है, हमने बात कर लिया। जो इसका प्रमुख होता है वो ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जैसे हमको सबको पता होगा। पर जो इसका ग्राम प्रधान को जो चुना जाता है दोस्तों, जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, जो उसके प्रमुख को चुना जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष रीति के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि ग्राम प्रमुख को हम डायरेक्ट चुनते हैं। ठीक है, वोटों के द्वारा, ये याद रखना। और सदस्यों की संख्या कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15। आपने देखा होगा कि प्रत्येक ग्राम में कुछ तोक होते हैं। ठीक है, ये तोक वार्ड होते हैं, तोक होते हैं। ठीक है, जो उनमें सदस्यों की संख्या हो सकती है, तो दोस्त कम से कम 5 वार्ड बना सकते हो आप अपने ग्राम में, और अधिक से अधिक 15, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और एक ग्राम जो ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा के लिए भी एक कंडीशन होती है कि 500 सदस्य होने चाहिए, तभी वो ग्राम सभा घोषित की जाएगी। ठीक है, और जो ग्राम सभा की स्थापना करता है दोस्त, उसका अधिकार किसे है? ग्राम सभा बनाने का अधिकार किसे है? याद रखना, नोट नोट के रूप में नहीं, ग्राम सभा का गठन करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। ठीक है, ये याद रखना। और जो इनका चुनाव कराती है, ये भी याद रखना कि जो पंचायती राज प्रणाली में जो इन तीनों निकायों का चुनाव कराती है, वो राज्य चुनाव आयुक्त कराती है। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त, ये याद रखना। बात की है हमने ग्राम प्रधान की, बात कर रहे थे, तो ग्राम प्रधान को जो कुछ शक्तियाँ भी दी गई है दोस्तों, ये 500 रुपये तक की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, 500 रुपये तक की सुनवाई कर सकता है, मतलब 500 रुपये का तक का अगर कोई केस आता है तो ग्राम प्रधान उसे सुना सकता है। ठीक है, और 100 रुपये तक का दंड भी दे सकता है, जुर्माना भी दे सकता है, ये भी याद रखना। वर्तमान में उत्तराखंड में गाँव की बात करें तो दोस्त 7,950 गाँव में वर्तमान में उत्तराखंड में, याद रखना। और सर्वाधिक गाँव वाला जो जिला है वो पौड़ी है, और ब्लॉक भी इसी में है, और गाँव भी इसी में ही है। और जो सबसे कम गांव है दोस्तों वो चंपावत में है, याद रखना। ठीक है, 313, और पौड़ी में 1212। ठीक है, ये याद रखना। ये हुए हमारे पंचायती राज प्रणाली के बारे में कंप्लीट फैक्ट। अब बात करते हैं नगर निकाय प्रणाली। ठीक है, नगर निकाय प्रणाली की बात करें तो दोस्त इसमें 18 विषय हैं जो इसे जोड़ा गया दोस्त हमारे संविधान में नगर निकाय प्रणाली को, वो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। मतलब पंचायती राज प्रणाली को 73वें संविधान संशोधन, और नगर निकाय को 74वें संविधान संशोधन, और डेट जो सन था वो एक ही थी, 1992। ठीक है, ये याद रखना। 18 विषय है, तो इसे भी हम उत्तराखंड में 3 भागों में पढ़ेंगे, ये भी याद रखना दोस्त। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो पढ़ते हैं नगर निगम के बारे में दोस्त। नगर निगम की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि दोस्त आप नगर निगम किसे घोषित करेंगे, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसे पढ़ें। तो मैदानों में 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम, और पहाड़ों में 90,000। ठीक है, अगर जिस नगर की मैदानों में 1 लाख और पहाड़ों में 90,000 जनसंख्या है तो उसे आप नगर निगम घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और प्रमुख जो होता है इसका, जो नगर प्रमुख होता है इसका, जिसे हम मेयर भी कहा जाता है। ठीक है, नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो मेयर होता है, नगर प्रमुख होता है, जिसे प्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है, मतलब जनता डायरेक्ट सुनती होगी, जिसे पता होगा। ठीक है दोस्तों, और जो इसका डिप्टी मेयर होता है दोस्त, जो उप नगर प्रमुख होता है, वो अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है, क्योंकि अपने सदस्यों में से ही एक को डिप्टी मेयर चुनते हैं। और उत्तराखंड में नगर निगमों की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड में टोटल 8 नगर निगम है, याद रखना। ठीक है, और नगर पालिका की बात करें तो दोस्त इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप नगर पालिका किसे घोषित कर सकते हैं। तो दोस्त नगर पालिका के लिए मैदानों में 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए मिनिमम, और पहाड़ों में 50,000 जनसंख्या होनी चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, जिस नगर की मैदानों में 1 लाख जनसंख्या होगी और पहाड़ों में 50,000 जनसंख्या होगी, उसे आप नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो नगर पालिका का प्रमुख होता है वो नगर पालिका अध्यक्ष होता है, इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष रीति के द्वारा होता है, ये सबको पता होगा, प्रत्यक्ष रीति के द्वारा। ठीक है, और जो टोटल नगर पालिका की बात करें उत्तराखंड में तो 38 है, ये भी याद रखना।
और नगर तीसरे निकाय नगर पंचायत की बात करें तो दोस्त इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मैदानों में जनसंख्या 50,000 होनी चाहिए और पहाड़ों में 5,000। अगर जिस नगर की पहाड़ों में 5,000 जनसंख्या है तो दोस्त वो नगर पंचायत बन सकता है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो प्रमुख होता है नगर पंचायत का, वो भी अध्यक्ष होता है, उसे भी प्रत्यक्ष रीति के द्वारा ही चुना जाता है। ये याद रखना कि नगर निकाय प्रणाली में जो तीनों निकायों के जो प्रमुख होते हैं वो प्रत्यक्ष रीति के द्वारा चुने जाते हैं। और उत्तराखंड में टोटल नगर पंचायतों की बात करें तो 46 है। ठीक है, ये याद रखना। और बात करते हैं दोस्तों जो सर्वाधिक नगर है उत्तराखंड में, याद रखना सर्वाधिक नगर किस जिले में, तो हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार जिले में सर्वाधिक नगर है उत्तराखंड में, ये याद रखना। और सबसे कम बागेश्वर जिले में है नगर। कितने नगर है बागेश्वर जिले में? ओनली 1। और हरिद्वार में कितने हैं? 24, याद रखना। ठीक है, सर्वाधिक हरिद्वार और सबसे कम बागेश्वर। और सर्वाधिक नगरीकृत जिले की बात करें तो दोस्त सर्वाधिक जो नगरीकृत जिला है वो देहरादून है, ये याद रखना। नगरीकृत और नगर होना अलग अलग बात है। नगरीकृत क्या है? देहरादून है, याद रखना। तो नगर पंचायत की बात करें तो दोस्त टोटल कितने हैं? 46। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 3 नगर पंचायत है जिनमें चुनाव नहीं होता है। एक बद्रीनाथ, एक केदारनाथ, एक गंगोत्री। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ये 3 नगर निकाय पंचायत में जो है चुनाव नहीं होता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में। तो दोस्त आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, कल हम कुछ और पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, इसका 5वां पार्ट पढ़ेंगे, उसे ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, चलो ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर दोस्त आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके पक्का बताइए। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों। और अगर आप इसका बेनिफिट अपने दोस्तों को भी देना चाहते हैं तो दोस्त पक्का शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो के साथ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। बाय बाय, टेक केयर।